हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और आप सभी देख रहे हैं कैरियर एकेडमी दिल्ली राजरा के द्वारा लाया गया MCQ टेस्ट प्रोग्राम। तो MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम के माध्यम से आपको डेली एक टॉपिक दी जाती है और उस टॉपिक से संबंधित डेली आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है आपका व्हाट्सएप में, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो दिनांक है वो है आपका 3 जून 2020 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के बारे में। किसके बारे में है? गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के बारे में। तो गोदावरी नदी अफवाह तंत्र से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आज का हमारा जो समय है वह है आपका रात 10 बजे से 11 बजे के बीच में आपका टेस्ट होता है। टेस्ट कैसे होता है? तो आपको होता ही है कि आप जैसे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो रात 10 से 11 बजे के बीच में आपके नंबर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा और आपको 1 मिनट का समय मिलेगा उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। उस 1 मिनट के बाद आपको करेक्ट आंसर बताया जाएगा और इसी प्रकार से 1 घंटे तक आपका टेस्ट चलेगा और टेस्ट जैसे ही खत्म हो जाएगा तो एक मेरिट लिस्ट निकलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप किस पोजीशन पर है और कितना आपका सही क्वेश्चन हुआ है, कितना गलत हुआ है, कितना अटेम्प्ट नहीं किए हैं, वो आपको आपके नंबर पर सेंड किया जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम के माध्यम से क्या क्या प्राप्त होता है? तो आपका जिस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट होगा उसका डिटेल नोट्स मिलेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल वीडियो मिलेगा। टेस्ट जैसे ही खत्म होगा और जितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं अधिकतर, और उन सभी क्वेश्चन का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF आपको मिलेगा जिससे आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना होगा, जिससे आप सारे क्वेश्चन सही बना सके एग्जाम में। तो जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में जुड़िए। प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको करना है इस नंबर पर 9179549957 इस नंबर पर SGK MCQ लिखकर मैसेज करना होगा। और इस प्रोग्राम में जुड़ने का जो एक न्यूनतम शुल्क रखा गया है वह है आपका 150 रुपये प्रति माह। आप 150 रुपये प्रति माह फीस के माध्यम से इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के बारे में। तो गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के बारे में देखते हैं, इसके बारे में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, अपन याद करेंगे गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले लिखा है कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य पठार पर, दंडकारण्य पठार का ढाल दक्षिण की ओर है। किस ओर है आपका? दक्षिण, मतलब आपका साउथ की ओर। दक्षिण की ओर होने के कारण इस राज्य की अधिकांश नदियां गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो आप देख सकते हो गोदावरी नदी कहाँ पास है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी जो आपका नासिक महाराष्ट्र में है। और ये गोदावरी नदी कुछ इस प्रकार से बहते हुए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलता है। महाराष्ट्र से निकलने के बाद आपका ये जाता है तेलंगाना और तेलंगाना के बाद यह नदी जाता है आपका आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जाने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाता है। तो अपन ये बात करते हैं, ये हमारा है दंडकारण्य क्षेत्र। और ये जो दंडकारण्य जो क्षेत्र है, ये दंडकारण्य क्षेत्र की ढाल किस ओर है आपका बोलेंगे तो दक्षिण में। तो दक्षिण में होने के कारण यहाँ पास की पूरी नदी कहाँ जाके मिल जाती है? आपकी गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका अगला अपन पॉइंट देखें तो यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जो छत्तीसगढ़ के कुल अफवाह तंत्र के 28.64% जल ग्रहण करता है। और साथ ही यह 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है आपका, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी अफवाह तंत्र पूछे तो क्या है अपना? गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। और सबसे पहला कौन सा है? तो वो है आपका महानदी अफवाह तंत्र, जो इससे पहले वीडियो हम देख चुके हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है भी अपन बताया, इसका उद्गम होता है आपका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी जो नासिक महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नक्शे में। इसका जो प्रवाह क्षेत्र का बात करें तो यह 3 राज्यों में बहता है। महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, फिर यह बहता है तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में ये बहता है। छत्तीसगढ़ से इसकी कुछ सहायक नदी अपन देखिए तो जैसे आप देख सकते हो इंद्रावती नदी, चिंता नदी और शबरी नदी।
ये 3 नदी मुख्य रूप से आपको गोदावरी नदी तंत्र में आपको पढ़ना है, जो दंडकारण्य क्षेत्र में है। आपका क्वेश्चन अक्सर आता है कि दंडकारण्य क्षेत्र में कौन सा नदी अपोहा तंत्र है, तो गोदावरी नदी अपोहा तंत्र, जिसमें कौन कौन सी नदी जाकर मिलती है, इंद्रावती है, चिंता नदी है और आपका शबरी नदी मुख्य रूप से आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंद्रावती और शबरी, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना बहुत ही तय होता है। चलो इधर स्टार्ट करते हैं इंद्रावती नदी के बारे में। तो इंद्रावती नदी के बारे में हम बात करें तो इंद्रावती नदी का जो प्राचीन नाम आप इसी बोलते थे मंदाकिनी नदी। इसका जो उद्गम होता है आपका मुंगेर पर्वत, मुंगेर पर्वत आपका कालाहांडी जिला उड़ीसा से। तो आप नक्शे में देख सकते हो, यहाँ पर से उड़ीसा राज्य है और यहाँ पर से आपका मुंगेर पर्वत, मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा। यहाँ से कौन सा नदी का उद्गम होता है, आपका इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। और ये देखते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र कैसे कैसे। तो इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलता है और ये हमारा है निकलता है सबसे पहले अपन ये पहुंचता है आपका बस्तर जिले में। कौन से जिले में, आपका बस्तर। और बस्तर के बाद ये जाता है आपका दंतेवाड़ा जिला और दंतेवाड़ा जिला के जाने के बाद ये जाता है आपका बीजापुर। कहाँ जाएगा, आपका बीजापुर। और बीजापुर में यहाँ पास आपका भद्रकाली, क्या है आपका यहाँ पास भद्रकाली। तो भद्रकाली के निकट आपका गोदावरी नदी में जाकर मिल जाता है। तो ये उसके विसर्जन के बारे में आपका हो गया। इसकी कुल लंबाई बात करें, टोटल लंबाई है 308 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 264 किलोमीटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। इंद्रावती नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी है, 264, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिला के कितना है बोलेंगे तो 308। इसका प्रवाह क्षेत्र अभी अपन देखें कि बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। ये आप देख सकते हो, ये है आपका बस्तर जिला, ये आपका पूरा दंतेवाड़ा जिला और ये आपका बीजापुर जिला। तो 3 जिलों में यह नदी बहती है। इसी नदी पर एक जलप्रपात भी है जो है आपका चित्रकूट जलप्रपात, जो किस जिले में पड़ेगा, आपका बस्तर जिले के अंतर्गत आपका आएगा। कभी कभी पूछा जाता है इंद्रावती नदी की दिशा कैसी है, किस ओर बहती है, तो ये पश्चिम की ओर बहती है। किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर। तो अपन बात करें, देखो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, इधर आपका उत्तर है, नीचे आपका दक्षिण है। तो ये किस ओर बहता है बोलेंगे तो ये आपका पश्चिम के इधर आपका बहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इसी इंद्रावती नदी के तट पर कुछ कुछ शहर स्थित है, जैसे आपका जगदलपुर। तो जगदलपुर आपको दिख रहा होगा यहाँ पास, ये जगदलपुर आपका बस्तर जिले में पड़ेगा आपका। इसके अलावा आपका नगरनाथ, ये भी बस्तर जिले के अंतर्गत ही आएगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं बारसूर। तो बारसूर आपका दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, ये हमारा बारसूर जो दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा अपन बात करें भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम किस जिले में आता है, तो बीजापुर। यहाँ पास एक क्षेत्र आपको दिख रहा है डॉट में, तो यह आपका भोपालपट्टनम। तो इतने सारे जो शहर है वो इस नदी इंद्रावती नदी के तट पर है। और इंद्रावती नदी किस अपोहा तंत्र में शामिल है, तो गोदावरी नदी। ठीक है ना। इसके अलावा अपन इसकी इंद्रावती की सहायक नदी अपन देखें तो इंद्रावती जो नदी बहता है आपका यहाँ से, तो इंद्रावती नदी की जो सहायक नदियों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। जैसे कि उत्तरी सहायक में अपन कौन किसको याद रखेंगे, कोटरी है, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ये सब नदी आपको याद रखना है। नक्शे में अपन देखें तो आप देख सकते हैं उत्तरी सहायक में ये आपका कोटरी नदी है, ये आपका निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। जिला का बात करें तो आप देख सकते हो ये है आपका राजनांदगांव जिला, ये कांकेर जिला है, ये कांकेर जिले के नीचे नारायणपुर जिला, और ये आपका इधर अपन बात करें तो ये है आपका कोंडागांव जिला, ये आपका बस्तर जिला। तो ये जिले आपके बारे में आपको यदि जानना है तो छत्तीसगढ़ का टॉपिक है। सबसे पहला क्लास था हमारा जिला विभाजन, तो कौन कौन सा जिला कहाँ पास है पूरा अच्छे से बताया गया है नक्शे में। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें दक्षिणी सहायक के बारे में, तो दक्षिणी सहायक में आपका चिंतावांगू है, तालपेरू, डंकनी, शंखनी। तो अपन को चिंतावांगू इंपॉर्टेंट है, डंकनी, शंखनी आपका यहाँ से पढ़ना है। जैसे आप देख सकते हो चिंतावांगू और ये डंकनी, शंखनी नदी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो इंद्रावती नदी की उत्तरी दक्षिणी सहायक में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिटेल से देखेंगे, सभी नदी के बारे में नहीं देखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंद्रावती नदी की जो उत्तरी सहायक में कोटरी नदी के बारे में। कौन सा नदी अपन पढ़ेंगे, ये जो दिख रहा है कोटरी नदी। तो इस कोटरी नदी की देखते हैं क्या विशेषता है। तो कोटरी नदी को ही कहते थे परल कोट नदी, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो परलकोट का जो विद्रोह अपन पढ़ेंगे आगे चल के इतिहास में, जो इसी नदी के तट पर आपको देखने मिलेगा। इस नदी का जो उद्गम होता है आपका मोहला तहसील जो आपका राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। इसकी जो कुल लंबाई अपन बात करें तो 135 किलोमीटर है। इसका विसर्जन होता है आपका इंद्रावती नदी और जिला में आपका बीजापुर जिले के अंतर्गत आपको याद रखना है। प्रवाह क्षेत्र का बात करें तो देखते हैं लाइन से अपन देखते हैं कौन कौन जिले में बहता है। देखो सबसे पहले ये गया सबसे पहले अपन को याद रखना है यहाँ पास ये आपका राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव के बाद ये जाएगा कांकेर, कांकेर के बाद ये जाएगा आपका नारायणपुर जिला, फिर छत्तीसगढ़ से बाहर होगा फिर वापस आता है और ये वापस आएगा आपका बीजापुर जिले में। तो अपन नक्शा में देख लिए हैं सबसे पहले राजनांदगांव जिला, उसके बाद कांकेर जिला, फिर नारायणपुर जिला और फिर आपका बीजापुर जिला। इतना आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें ये जो इंद्रावती नदी है अपन का ये, तो इंद्रावती नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो कोटरी नदी है। आपको याद रखना इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कोटरी नदी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। कोटरी नदी के बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नदी पढ़ेंगे, जैसे नारंगी नदी आपको याद रखना है, यहाँ पर दिख रहा होगा। बाकी आपको नाम याद रख लेना है। नारंगी नदी की बात करें तो नारंगी नदी का जो उद्गम होता है आपका माकड़ी पहाड़ी से, माकड़ी नामक स्थान से, जो कोंडागांव जिले के अंतर्गत आपका आएगा। इसका जो विसर्जन होता है आपका चित्रकूट के समीप इंद्रावती नदी से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो कोंडागांव जो शहर है, कोंडागांव या जो माकड़ी जो है आपका, दोनों ही आपका नारंगी नदी के तट पर है। कौन सा नदी के तट पर है, नारंगी नदी के तट पर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कुछ कुछ दक्षिणी सहायक में अपन बात करेंगे इंद्रावती नदी की दक्षिणी सहायक को लेकर। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका याद रखना डंकनी शंखनी के बारे में। तो डंकनी शंखनी नदी के बारे में कुछ विशेषता अपन देखते हैं, तो देखते हैं लाइन से क्या है आपका। तो इसमें डंकनी नदी का खास बात यह है कि डंकनी नदी का उद्गम होता है आपका डोंगरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आपका, डोंगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा। तो आपका डोंगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से ही आपका क्या निकलता है, डंकनी नदी। इसका जो संगम आपका बारसूर में इंद्रावती नदी से हो जाता है, ये आप देख सकते हैं नक्शे में, यहाँ से निकला और बारसूर में जाके इंद्रावती से मिल चुका है। इसकी एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है आपका शंखनी नदी। तो शंखनी नदी देखो कुछ इस प्रकार से आता है, शंखनी नदी यहाँ जाकर मिल जाता है, ठीक है। शंखनी नदी की कुछ विशेषता है, जैसे शंखनी नदी का उद्गम होता है आपका नंदीराज चोटी, और नंदीराज चोटी आपका है बैलाडीला की पहाड़ी में दंतेवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है। इसका जो विसर्जन होता है डंकनी नदी में, और यही जो डंकनी शंखनी नदी के तट पर आपका दंतेश्वरी मंदिर, कौन सा मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर स्थित है आपका कौन सा नदी के संगम पर, डंकनी शंखनी नदी के संगम पर। और अपन बात करें तो शंखनी नदी की विशेषता ये है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी है, शंखनी नदी। और कारण पूछे तो लौह युक्त होने के कारण, क्योंकि देखो आप यहीं पास देख सकते हो कि इसका उद्गम देखो नंदीराज चोटी जो बैलाडीला की पहाड़ी में है, और बैलाडीला की पहाड़ी एक में लौह खनिज पाया जाता है, जिसके कारण ये लौह युक्त हो जाती है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी के नाम से जानी जाती है शंखनी नदी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दंतेश्वरी जो मंदिर है यह किस नदी के तट पर है बोलेंगे तो डंकनी शंखनी नदी का जो संगम हो रहा है उसी के तट पर ही इस मंदिर का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये आपका हो गया इंद्रावती नदी के बारे में पूरी विशेषताएं। इंद्रावती नदी के बाद अपन मुख्य रूप से अपना जो टॉपिक चल रहा है गोदावरी नदी तंत्र, और गोदावरी नदी तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी के जस्ट बाद आपका है शबरी नदी। कौन सी नदी, शबरी नदी। तो शबरी नदी का अपन बात करें तो शबरी नदी का जो प्राचीन नाम इसी बोलते हैं कोलाब नदी। इसका जो उद्गम होता है आपका कोरापुट जिला, कोरापुट उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। शबरी नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है बोलेंगे तो कोरापुट उड़ीसा से। इसका जो विसर्जन होता है आंध्र प्रदेश के कूनावरम के समीप गोदावरी नदी में। तो आंध्र प्रदेश में जो एक कूनावरम जो क्षेत्र दिख रहा है यहीं पास ही इसका क्या होता है विसर्जन, कौन सा नदी से आपका, गोदावरी नदी से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है तो निकलता है आपका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलता है,
और महाराष्ट्र के बाद आता है तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में ही आपका कूनावरम क्षेत्र है जहाँ शबरी नदी वहाँ जाकर मिल जाती है। शबरी नदी की कुल लंबाई का बात करें तो यह आपका 173 किलोमीटर, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है बस्तर और सुकमा जिले में है। आप देख सकते हैं कि उड़ीसा से निकलता है, उड़ीसा से निकलने के बाद आपका ये बस्तर क्षेत्र में पहले प्रवेश करता है, और बस्तर क्षेत्र के बाद ये आपका आता है सुकमा जिला। कौन सा जिला अपना? सुकमा जिले में ये प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसी की कुछ कुछ सहायक नदी है, जैसे कि आपका मालिंगर नदी है, कांगेर नदी है, मुनगा बहार नदी। वैसे मुनगा बहार सीधा कांगेर नदी में मिलती है, और कांगेर नदी सीधा आपका शबरी नदी में जाकर मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट खास बात यह है कि शबरी नदी दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। वो कौन कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में सीमा कौन बनाती है? तो कौन सी नदी? शबरी नदी आपकी बनाती है। नेक्स्ट आगे बात करें शबरी नदी का, तो यह राज्य की एकमात्र नदी है जिसमें सुकमा का जो क्षेत्र आपका कोंटा है, तो कोंटा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक 36 किलोमीटर की जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है शबरी नदी पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नक्शे में, ये आपका कोंटा है और ये आंध्र प्रदेश का कूनावरम है। इसी के बीच में अपन बात करें तो यहीं पास ही आपका जल परिवहन होता है। जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, वह है आपका शबरी नदी। तो कहाँ से कहाँ तक है? कोंटा से कूनावरम कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर तक का है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो यह छत्तीसगढ़ की सबसे दक्षिणी सीमा बनाती है। तो छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा कौन बनाती है? तो शबरी नदी। इसी नदी के रेत में ही या बालू में स्वर्ण कण पाए जाते हैं। इससे पहले अपन बात कर रहे थे ईब नदी का, ईब नदी में भी पाया जाता है और शबरी नदी में भी आपका पाया जाता है। ठीक है, शबरी नदी की जो सहायक नदी में कांगेर नदी की विशेषता यह है कि कांगेर नदी में आपका जो कांगेर नदी का जो जल है, उसी जल पर आपका भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। तो जो भैंसा दरहा जो क्षेत्र है वो कांगेर नदी के जल को लेकर अपन बनाए गए हैं, जो प्राकृतिक रूप से किसका संरक्षण करता है? मगरमच्छ का। इसी कांगेर नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है आपका मुनगा बहार नदी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुनगा बहार नदी की बात करें तो यह कांगेर नदी की क्या है? सहायक नदी है, और इस पर आपका याद रखेंगे बस्तर जिले में के अंतर्गत ही आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका। तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया हमारा शबरी नदी के बारे में। और शबरी नदी के अलावा जो अपन बात करें गोदावरी नदी तंत्र के बारे में, तो गोदावरी नदी तंत्र में एक नदी आपको और पढ़ना है, आपका बाघ नदी। कौन सा नदी पढ़ना है? बाघ नदी के बारे में। उसके बाद हमारा गोदावरी नदी तंत्र अपना खत्म हो जाएगा। तो गोदावरी नदी तंत्र में देखिए अपन क्या क्या पढ़े। सबसे पहले इंद्रावती नदी, दूसरा में पढ़े हम शबरी नदी, और तीसरा अपन देख रहे हैं बाघ नदी। तो बाघ नदी आपका इनडायरेक्ट रूप से गोदावरी नदी में मिलता है, जैसे आप देख सकते हो। बाघ नदी का जो उद्गम होता है आपका कुलझाड़ी पहाड़ी राजनांदगांव से। इसका जो विसर्जन होता है वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में जाकर मिलती है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो बाघ नदी है ये इस प्रकार से गया, और यहाँ से आपका वेनगंगा नदी आता है, और वेनगंगा में मिलकर कहाँ मिल गया? आपका गोदावरी नदी में जाकर मिल जाता है। और इसका विशेष पॉइंट अपन बात करें, यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ये हो गया आपका बाघ नदी के बारे में। तो बाघ नदी से संबंधित आपको इतना पॉइंट याद रखना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।